गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने पढ़ाया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, गुडवर्ग और वागे ने दिया था। उसमें एक वर्ड मैंने कल आपको वीडियो जो दिया वो एक्टिव मास का था, सक्रिय द्रव्यमान निकालने का तरीका था, फार्मूला सिखाया था, आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करा दिया था। अब उसी लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने पढ़ाया था, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम फॉलो कैसे करेंगे किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, बेटा बड़ा ध्यान से समझिए। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो है इसको हम कैसे फॉलो करेंगे और कैसे क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये सेट कर लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन केवल वहां लगेगा जहां पे अभिक्रिया हमारी रिवर्सिबल हो, मतलब रासायनिक साम्य अभिक्रिया होनी चाहिए। रिएक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल है, और जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा। और एक्टिव मास का मतलब मैंने बता ही दिया था, किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर यदि ब्रैकेट मैंने लगा दिया, समझ लेना वो उसका सक्रिय द्रव्यमान है, एक्टिव मास है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मान लीजिए एक सिंपल सी रिवर्सिबल रिएक्शन ये दी, बहुत अच्छे समझिएगा। A प्लस बी दिया है, ये रिवर्सिबल का सिंबल दे दिया गया है, और C प्लस डी दिया है। अब यदि इस पे हम अप्लीकेबल कर दें, यदि इस पे अप्लीकेबल कर दें लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे लगा दें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़े ध्यान समझिएगा। तो यदि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन बेटा इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। क्यों? रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाएगा? जो लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो कहता है कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास। क्यों? तो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है तो आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आर लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन इनटू बच्चा बी की मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा कि नहीं। यदि इस आरएफ को हम सॉल्व करें तो आरएफ इक्वल टू हो जाएगा केएफ, डायरेक्टली हटेगा तो के आएगा, फॉरवर्ड की बात हो रही तो केएफ आ जाएगा, ए की मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आप वन बना लो, क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरे की रेट निकाली जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड निकालो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यदि बैकवर्ड रिएक्शन की हम बात करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन इनटू बच्चा डी की मोलर कंसंट्रेशन। क्यों? तो यदि रेट ऑफ बैकवर्ड की बात होगी तो आर बी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। आर बी समझ में आ रहा होगा क्यों लिया गया है यहाँ पे? क्योंकि रेट ऑफ बैकवर्ड की बात हो रही, तो रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू डी। यदि आर बी को सॉल्व करें तो ये डायरेक्टली हटाएगा तो एक के बी आ जाएगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन बच्चा है तो इनटू डी की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आपका कौन सा बन गया? इक्वेशन 2 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, जो भी इक्वेशन दी जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया था और इसमें हमें पता चल गया ये रिवर्सिबल है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया यहाँ पे। तो मास एक्शन यही कहता है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया रेट को, तो जब डायरेक्टली हटाया तो यहाँ पे केएफ आ गया, ए बी कर लिया। जब बैकवर्ड में गए तो सी डी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और ये यहाँ तक इक्वेशन हमारी बन गई। क्योंकि हमें पता भी है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो बराबर है बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। क्यों? रेट ऑफ जो फॉरवर्ड जा रही है वो किसके जा रही है? रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो आरएफ की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? केएफ बराबर नहीं, आरएफ की जगह क्या करोगे? केएफ ए की मोलर कंसंट्रेशन और इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन, और आरबी की जगह क्या रख दोगे? केबी की मोलर कंसंट्रेशन सी इनटू और डी की मोलर कंसंट्रेशन। हो जाएगा कि नहीं? आरएफ बराबर जब आरबी तो आरएफ की जगह की आरएफ की वैल्यू और आरबी की जगह आरबी की वैल्यू। हमें ये भी पता है केएफ अपान केबी कर लें तो बेटा पता ही तुमको, सी तो डी था ही यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए और इनटू बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और केएफ अपान केबी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक बोलेंगे इसको।
अब वेग स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन अपान ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। क्यों, नोट कर लीजिए आप लोग। ये एक सेकंड यहाँ पे इसको देख लीजिए, के एफ अपान जो के बी आएगा इसको हम बेटा ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो के एफ अपान के बी मतलब क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो के एफ अपान के बी का जो अनुपात होता है बेटा वो केसी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, रेट इट इज द रेशियो ऑफ के एफ अपान के बी, मतलब केसी। केसी को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, साम स्थिरांक। और साम स्थिरांक की वैल्यू रख दो तो ये क्या आ जाएगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन अपान ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारा केसी निकल के आ गया। बात आ गई सर में, क्या बताया मैंने कि कोई भी इक्वेशन होनी चाहिए वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। हम रेट ऑफ लॉ मास एक्शन एप्लीकेबल कर दिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन इनटू बी, फॉरवर्ड में गए। इसी तरह सॉल्व करके ये आया, बैकवर्ड में गए तो ये आ गया। अब हमें ये भी पता है कि चूंकि रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो रिवर्सिबल है, तो मतलब आर एफ बराबर आर बी क्या रहा, तो आर एफ की जगह पे सारी वैल्यू पुट कर लिया, आर बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसका रिफ्रैक्शन रेशियो निकाले हमने, तो के एफ अपान के बी हो जाएगा। के एफ की जगह पे के एफ की वैल्यू रख दी और के बी की जगह पे के बी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये जो रेशियो होता है के एफ अपान के बी, ये बेटा वेग स्थिरांक कहलाता है। कभी भी शॉर्ट नोट आता है व्हाट इज द वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक कहते हैं, तो क्या कहोगे, आगम क्रिया के दर तथा पश्चात क्रिया के दर के अनुपात को वेग स्थिरांक कहते हैं। सब लिख भी लिया करो इन सब चीजों को। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जो होता है रेशियो, ये बेटा साम स्थिरांक केमिकल इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, केसी के बराबर होता है। केसी की वैल्यू रख दी, सी इंटू डी कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन निकल आया। तो किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यदि हमें लॉ मास एक्शन एप्लीकेबल करना है तो हम ऐसे करेंगे। हाँ, ए और बी का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर CH4 होता है, यहाँ Cl2 होता है, रिवर्सिबल में जाता है। तो ए और बी की जगह कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शन दी होगी और उस पर एप्लीकेबल आपको करना रहेगा। नोट कर लीजिए, पिक ले लीजिए। क्लियर हो गया। जैसे इसी के साथ मैं दूसरी क्वेश्चन एक बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा इसको भी। लॉ मास एक्शन कैसे एप्लीकेबल करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इसकी हो गए। अब मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसी दी जिसमें मोल दिए होंगे A प्लस बी, रिवर्सिबल में C प्लस डी दिया हुआ है, और तो ये A मोल दिया, ये B मोल दिया, ये C मोल दिया, ये D, जो ये स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं किसी भी रिएक्शन के आगे, वो सब मोल्स होते हैं। तो ये बेटा इस पे हम लॉ मास एक्शन लगा दें, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें। तो लॉ मास एक्शन का मतलब समझिए गए आप लोग कि मास एक्शन लगाएंगे तो रिवर्सिबल पे लगेगा। तो इसका एकदम रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालें, बहुत ध्यान समझिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकाल दें। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जब निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए। अब देखो मोल जो होती है वो पावर बन जाती है कंसंट्रेशन में, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बी हो जाएगा। अब इसको इजी वे में सॉल्व कर लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन ए इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी। यदि इसको और इजी कर लें तो आर एफ बराबर के बी हो जाए, के एफ हो जाएगा ए की मोलर कंसंट्रेशन ए इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी। ये इक्वेशन कौन सा बन गया, हमारा फर्स्ट बन गया। अब इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड निकालो बेटा फटाफट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का निकालेंगे, तो जैसे रेट ऑफ बैकवर्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन सी इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी। क्लियर हुआ। रेट ऑफ बैकवर्ड को निकालेंगे तो आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी हो जाएगा। ये इक्वेशन अब इसको और इजी करना चाहे तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा यहाँ पे सी की मोलर कंसंट्रेशन सी इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर डी। ये इक्वेशन हमारा कौन सा बन के आ गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब चूंकि हमें ये भी पता है कि रिएक्शन हमारी कैसी है, आर एफ बराबर आर बी के, तो बेटा इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर एफ की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी हो जाएगा इक्वल टू के बी सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी हो जाएगा। क्यों,
अब इसका फ्रैक्शन निकालो यहाँ से, तो हम बेटा लिख सकते हैं KF अपान KB बराबर क्या आ जाएगा, बराबर C की पावर C इंटू D की मोलर कंसंट्रेशन पावर D अपान A की मोलर कंसंट्रेशन पावर A इंटू B की मोलर कंसंट्रेशन पावर B। क्यों? और KF अपान KB को मैं बता ही चुका हूँ, KC बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो KC बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू D की पावर D हो जाएगा अपान A की पावर A हो जाएगा इंटू B की पावर क्या हो जाएगा, B। अच्छे से आप लोग समझिएगा। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है, तो यही आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। कभी भी पूछा जाए सम स्थिरांक निकाल के बताइए रिएक्शन का, तो निकाल सकते हो। हाँ, क्या वो करेगा क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा चेंज करेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट देगा और उसके आगे कोई डिजिट में मोल्स दिए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे हैं, समझ भी गए होंगे लोग, और इसकी अच्छे से कोई भी बेटा वीडियो डाला जाता है तो आप उसको 2 से 3 बार वॉच किया करें। एक बार में कोई चीज़ नहीं आती और फिर साइंस टर्म्स में तो और दिक्कतें होती हैं। तो कोई भी वीडियो हो उसको आप 2-3 बार देखें, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका केस यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, थैंक यू।